नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटों वाली विधवा। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सब कहने लगे, ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कमाता, एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखाकर कुछ ना कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह झेलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी। गो की कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम ना था जो वृद्ध जनों को कटु और कहलशील बना दिया करता है। किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है। ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लगाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेने आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियम अनुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, एक कहा तो एक, किसी ने मीन मेख ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध ना करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक तो वह जपत किए बैठी रही, पर अंत में ना रहा गया। स्वयं शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध से भरी हुई आई और कामता नाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था, और घी भी 5 ही टीन मंगवाए। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। यह कितनी लज्जा की बात है। कामता नाथ ने क्षमा याचना ना की, अपनी भूल भी स्वीकार ना की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरे के लिए 5 टीन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है, क्यों नहीं? लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उनका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आश्रय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप हैं। दूसरों को चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो इस ठिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है।
उसी ने मर मर कर गृहस्थी छोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हेकड़ी तो देखूं। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरी हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार, जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे, कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी, तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था, और उसकी भाव भंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर किसी को अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे ना आया। पर ज्यों ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के नेवेद्य में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भांग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू फूहड़ औरत, भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने। भद भी होगी और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगा। कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपये ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। यह मुझसे ना बर्दाश्त होगा। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है, यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपये कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपये लाकर दे दो, रुपये लिए जाती हूँ। इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इसके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत ना बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्धग दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है।